बच्चों, आज हम लोग जो 12वीं की जो हिंदी है जिसका फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, और बातचीत एक ललित निबंध है। आज हम लोग उस निबंध के ऊपर चर्चा करने वाले। तो आप देखिए ये जो बातचीत जो है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। देखिए ये जो बातचीत जो पाठ जो है आपका बातचीत, तो इस पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। अगर पूछेगा कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो आप क्या बताइएगा? बालकृष्ण भट्ट जो है, जो इस बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और बातचीत एक ललित निबंध है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बातचीत गद्य की कौन सी विधा है, तो आप बताइएगा कि बातचीत जो है जो एक ललित निबंध है। आप क्या लिखिएगा कि बातचीत जो है जो एक ललित निबंध है बातचीत। और बालकृष्ण भट्ट जो है जो भारतेंदु युग के लेखक है। आधुनिक काल में अगर आप देखिएगा तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है? तो भारतेंदु युग के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो अगर आपसे पूछे कि बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। बातचीत पाठ के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है? तो भारतेंदु युग के लेखक है। और सुनिए, ये जो बातचीत जो निबंध जो है ना, इस निबंध को जब आप पढ़िएगा तो इस निबंध में बातचीत करने की शैली के बारे में बताया गया है। लेखक ने इस निबंध में जो बातचीत करने की क्या शैली होती है, बातचीत का क्या तरीका होता है, इस पे लेखक ने चर्चा किया है किस निबंध में? बातचीत में। चलिए, बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के भारतेंदु युग के बहुत बड़े निबंधकार लेखक माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का स्टील और एडिशन भी कहा है। और बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका निकाला था, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाला और 33 वर्ष के बाद इन्होंने इस पत्रिका को क्या किया था? बंद कर दिया था, इलाहाबाद से निकाले थे। चलिए, बातचीत निबंध के बारे में बात करते हैं। इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक एक करके एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि बातचीत निबंध में लेखक सबसे पहले वाक शक्ति को बताते हैं। अगर इस निबंध को आप पढ़िएगा तो इस निबंध में लेखक ने सबसे पहले वाक शक्ति मतलब क्या होता है? बोलने की शक्ति। यानी कि इस निबंध में लेखक सबसे पहले बोलने की शक्ति यानी कि वाक शक्ति की चर्चा करते हैं। और लेखक बताते हैं, ध्यान देना मेरी बात को, लेखक इस निबंध में कहते हैं पहला पैराग्राफ में वाक शक्ति के महत्व को बताते हुए कि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्ति दिया, जैसे चलने की शक्ति दिया, खाने की शक्ति दिया, दौड़ने की शक्ति दिया, लेकिन उसमें एक वाक शक्ति भी दिया, मतलब बोलने की शक्ति दिया। और अगर मनुष्य की सारी इंद्रियां काम करता, लेकिन अगर उसमें बोलने की शक्ति न होती, अगर वाक शक्ति नहीं होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो आप लिखिएगा कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि, पूरी सृष्टि क्या होती? गूंगी होती। लोग लुंज पुंज से किसी कोने में बैठा दिए गए होते और वाक शक्ति न होने के कारण अपनी विचार को एक दूसरे से न कह पाते और न ही सुन पाते। ये पहला प्रश्न है और इसका आंसर भी यही होगा। तो क्या समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे कि वाक शक्ति न होता तो क्या होता, तो आप लिखिएगा कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो समस्त सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और लोग लुंज पुंज से किसी कोने में बैठा दिए गए होते और वाक शक्ति न होने के कारण न अपनी बात को एक दूसरे से कह पाते और न ही सुन पाते। दूसरा देखिए, इस निबंध के दूसरा पैराग्राफ में लेखक स्पीच में और बातचीत में दोनों में तुलना करते हैं। स्पीच में और बातचीत में देखिए, स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो लेखक जानते हैं, लेखक बातचीत से बेहतर मानते हैं स्पीच को। इस निबंध में लेखक स्पीच से बेहतर मानते हैं लेखक बातचीत को। लेखक बोलते हैं कि बातचीत का ढंग ही निराला है। मतलब लेखक ने बातचीत को बेहतर माना है। किससे बेहतर माना है? स्पीच से बेहतर माना है। लेखक बोलते हैं कि स्पीच जो होता है, स्पीच का उद्देश्य होता है सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। यानी कि स्पीच का उद्देश्य क्या है? भाषण का उद्देश्य क्या है? सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। लेकिन बातचीत जो होता है वह घरेलू मन रमाने का ढंग है। लेखक लिखते हैं कि बातचीत घरेलू मन रमाने का ढंग है। मन रमाने का ढंग मतलब समझते हैं? मन बहलाने का ढंग है, मन बहलाने का तरीका है। कौन? बातचीत। लेखक बोलते हैं देखिए, स्पीच जो होता है, स्पीच में क्या करता है? लोगों को सोच समझ के बोलना पड़ता है। आप देखे होंगे कि स्पीच में जब कोई व्यक्ति स्टेज पर जाता है तो आराम से जाएगा, पहले
क्या बोलेगा? लेडी, जेंटलमैन, आदरणीय, अभिभावक, पहले बोलता है और तब अपनी बातों को स्पीच में वह क्या करता है? शुरू करता है। और स्पीच जो व्यक्ति देता है, जो व्यक्ति भाषण देता है, वो बीच बीच में खोज खोज करके कॉमेडी लाता है ताकि लोग बोर ना हो। और स्पीच में तो करतल ध्वनि है, करतल ध्वनि मतलब ताली बजाना, स्पीच में ताली बजाया जाता है। और स्पीच का उद्देश्य ये होता है सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। लेकिन लेखक बोलते हैं नहीं, स्पीच से तो बातचीत का ढंग ही निराला है। यानी कि स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है मतलब घर पे दो आदमी प्रेम पूर्वक मिले, बातचीत करने लगे, और बातचीत घरेलू मन रमाने का तरीका है, ढंग है। लोग मन रमाना मतलब समझते हैं मन बहलाना। बातचीत कीजिएगा तो आपका मन बहल जाएगा। घर पर जैसे आप कभी बैठे रहते हैं तो आपकी मम्मी या कोई भी व्यक्ति होती है जो बोलती है ना, मन न लगे तो बातचीत कर ले, ताकि बातचीत करने से मन लगने लगेगा। तो घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। लेखक बोलते हैं कि बातचीत के जरिए, ध्यान देना मेरी बात को, बातचीत के जरिए मन में जो मवाद या धुआं होता है, मन में जो मवाद या धुआं, जो मन में आपके दुख या मवाद जो होता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है, और मन यानी कि चित्त हमारा एकदम हल्का हो जाता है, एकदम आनंद की प्राप्ति होती है। तो पूछता है कि बातचीत के जरिए क्या मन से बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं। बातचीत के जरिए जो मवाद या धुआं मतलब जो दुख होता है, आप जानते हो कि जब आप दूसरा से कुछ देर तक बातचीत कर लेते हैं तो आपका मन थोड़ा हल्का हो जाता है ना। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि बातचीत के जरिए मन में जो मवाद या धुआं होता है वो बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है और मन थोड़ा देर के लिए चित्त यानी कि हल्का हो जाता है। चलिए अब देखिए लेखक आगे क्या कह रहे हैं इसमें। ये तो हो गया स्पीच और बातचीत। लेखक अब इसमें दो विद्वानों की चर्चा कर रहे हैं, एक एडिसन का और एक बेन जॉनसन का। ध्यान देना मेरी बात को, एक एडिसन का और एक बेन जॉनसन का। एडिसन ने क्या कहा था जानते हो? एडिसन बोला था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। ये किसका कथन था? एडिसन का। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत, ध्यान देना, असल बातचीत केवल कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है? दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, ये एडिसन ने कहा था। ये बिल्कुल सही है। तुम लोग सोचो ना कि अगर दो आदमी होंगे तो अच्छा से बातचीत करेंगे, एक बोलेगा एक आराम से सुनेगा, फिर एक बोलेगा आराम से सुनेगा। तो और असली जो बातचीत है, असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। किसने कहा था? एडिसन ने कहा था। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी एक दूसरे के सामने में दिल खोल करके बातचीत भी करते हैं। और जानते हो, और बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने यह कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है मतलब समझा? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका गुण दोष पता नहीं चलता है। कोई व्यक्ति कैसा है, अगर बात करोगे तो उसका क्वालिटी की पता चल जाती है। कौन बोलते हैं? बेन जॉनसन। तो एग्जाम में पूछेगा कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था, तो आप लिखिएगा कि बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। रूप का साक्षात्कार मतलब उसके रूप के बारे में पता चलता है, और जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष का पता नहीं चलता है। किसने कहा? बेन जॉनसन ने। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि एडिसन और बेन जॉनसन का विचार। तो एडिसन कहा था कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, और बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं जब तक उसका गुण दोष प्रकट होता नहीं है। और एक जानो तुम्हारे किताब में एक चीज लिखा भी गया कि 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। ध्यान देना, 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। तो देखो 6 कानों में जो पड़ी बातें, 6 कान मतलब समझा? 3 गो आदमी। मान लो एक आदमी के पास 2 कान होता है तो 6 गो कान मतलब क्या आदमी? 3। अगर 3 आदमी के बीच में बातचीत करोगे तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा हो जाएगा जो बात को लीक कर देगा। लेकिन अगर 2 गो व्यक्ति के बीच में बात रहेगा तो बात ज्यादा सेक्रेट बात रहेगा, ज्यादा मतलब गुप्त रूप से रहेगा। क्योंकि अगर मान लो कि 3 व्यक्ति बात कर रहा है तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा लुकड़े या लुकड़ी जो जाकर के दूसरा को कह देगा। तो इसीलिए लेखक बोलते हैं कि 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है, लेकिन 2 व्यक्ति बातचीत करेंगे तो रहेगा। तो एडिसन और बेन जॉनसन हो गया। देखो अगला मतलब पैराग्राफ में लेखक बोलते हैं बातचीत के विषय के बारे में। किसके बारे में? बातचीत का विषय है। तो ध्यान देना, लेखक बोलते हैं कि बातचीत का जो विषय होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे अलग अलग लोगों में बातचीत का विषय अलग अलग होगा। जैसे मान लो लेखक बोलते हैं कि अगर बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के पास चले जाओगे, बूढ़े व्यक्ति, तो जो बूढ़ा व्यक्ति जो आपस में बातचीत करेगा तो उसमें देखोगे तो अगर 10 आना बातचीत करता है, 12 आना बातचीत करेगा तो उसमें 8 आना 10 आना झूठ होगा, बाकी 2 1 आना उसमें सच होगा। बूढ़ा व्यक्ति बातचीत करेगा तो क्या
किसको टारगेट करेगा? अभी के नौजवान को, अभी के लड़का सबको, नवयुवक को टारगेट करेगा। क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति, अब तुम देखा होगा गाँव में, पहले हम पैदल चले जाते थे पढ़ने, ये खाते थे, डिबिया से पढ़ते थे, दिस टाइप, मतलब बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बातचीत करेंगे तो बाबा आदम के जमाना की ऐसी बातें शुरू करेंगे जिसमें 8 आना झूठा होगा तो 4 आना ही क्या होगा? सही होगा। और उनके बातचीत का विषय टारगेट पे कौन होगा? वो किसका मजाक उड़ाएंगे? अभी के नवयुवक का। फिर लेखक आगे बोलते हैं जो 2 बूढ़ी औरत होती है वो बातचीत का विषय क्या होगा? तो जो 2 बूढ़ी औरत जो होती है वो बातचीत का विषय होगा 2 ही होगा, या तो वो अपना बेटा और पुतोह का क्या करेगी? शिकायत करेगी, या बेटा पुतोह का तारीफ करेगी, उसका बड़ाई करेगी। और बीच बीच में ऐसा भी होगा कि दोनों लड़ भी लेंगे बातचीत करते करते। तो 2 बूढ़ी औरत की बातचीत का विषय क्या होगा? या तो बहू या बेटे के गिला शिकवा, या तो उसकी शिकायत या उसकी प्रशंसा करना। फिर लेखक आगे इस चैप्टर में ये भी कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो बातचीत करेगा तो उसकी जीप पर मिल्टन, शेक्सपियर, हैमिल्टन ये सब नाचा करेगा। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना वो बातचीत करेंगे तो वो अपने लियाकत के नशे में चूर, लियाकत यानी कि ज्ञान, वो अपना ज्ञान को ज्यादा दिखाएंगे, लियाकत के नशे में चूर, और हम चुरी दिगरे नस्त, यानी कि दूसरा को कुछ बुझेंगे नहीं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो इस तरीका से बातचीत करेगा। फिर लेखक आगे बोलते हैं कि मान लीजिए तो पढ़ा लिखा लेखक बोलते हैं कि चड़ू खाने का जो बातचीत ही निराला है। चड़ू खाना मतलब समझते हैं? चड़ू खाना मतलब अफीम खाना। जैसे आप गांव घर में ना बोलते हैं ताड़ी पीने का अड्डा होता है, शराब का अड्डा होता है, वहां पर चले जाइएगा तो वहां पर जो लोग बातचीत करते हैं तो चड़ू खाना का तो बातचीत ही काफी निराला होता है। चड़ू खाना में क्या जानते हैं ना, 2 पैक लगने के बाद तो आदमी अपने आप को राष्ट्रपति पूछता है, तो मतलब पूरा एकदम बातचीत करता है नशा में, तो वहां का तो बातचीत ही निराला होता है ना। फिर लेखक आगे बोलते हैं कि अगर स्कूल का लड़का है तो स्कूल के लड़का है तो उसका बातचीत का विषय क्या होगा? अपने उस्ताद की, या तो अपने शिक्षक की तारीफ करेगा या उसकी शिकायत करेगा। कोई लड़का तेज हुआ तो स्कूल में किसी को कुछ पूछेगा नहीं, अगर कमजोर हुआ तो भीगे बिल्ली के समान पूरा स्कूल के लड़का को अपना गुरु मानेगा। लेखक बोलते हैं लेकिन 2 हम सहेलियों की बातचीत तो बड़ा ही निराला होती है। 2 हम सहेली की बातचीत का जायका ही क्या होता है? निराला होता है। कि अगर 2 लड़की है अगर आपस में बातचीत कर रही है तो उसका बात ही कुछ निराला होगा। अगर आप कभी छुप करके दोनों की बात को सुने हो तो आप उसका बहुत आनंद ले पाए होंगे। लेखक कहते हैं अब 2 लड़की बातचीत क्या करेगी? अगर वो क्लास में आई पढ़ने के लिए, फिर क्लास से बाहर पढ़ करके जा रही है तो रास्ता में यही बात करेगी कि तुम्हारे पीछे वो लड़का बैठा था, तुम देख रहे हो तो उसको लाल शर्ट वाला था, तो बोलेगी कि हम भी उसको 4 से देखते हैं। तो यही बातें हो सकती है, कुछ भी बातें हो सकती है। लेखक बोलते हैं अगर आप छुप के भी दोनों का बात सुने हो तो आप देखे होंगे बहुत ही है। फिर देखो लेखक बोलते हैं कि ये तो हुआ बाहरी बातचीत का तरीका, ठीक ना। लेखक अब इसमें एक चीज का और जिक्र करते हैं इस निबंध में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, अब आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब समझते हो? बातचीत की कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब क्या हुआ? बातचीत की कला। लेखक बोलते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोप के लोगों में, ध्यान देना मेरी बात को, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो कला पाई जाती है, यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो शैली पाई जाती है उसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो शैली पाई जाती है या यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने की जो कला पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें लोग बड़ी चतुराई के साथ अपनी बातों को शुरू करते हैं, सुनने वाले के मन में भी आनंद की प्राप्ति होती है, और हमारे यहाँ पर भारत में उसी को सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ पर लोग काऊ काऊ बात करेंगे, कुत्ता बिलाई के माफी, लोग लड़ भी लेते हैं, लेकिन नहीं। लेखक बोलते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है, उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें लोग इतनी चतुराई से अपनी बातों को शुरू करते हैं कि सुनने वाले के मन में आनंद की प्राप्ति होती है, और उसी को हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं? सुहृदय गोष्ठी। अब देखो अंत में लेखक किसी का जिक्र कर रहे हैं। लेखक बोलते हैं कि बातचीत, लेखक बोलते हैं ये सब तो बाहरी बातचीत का तरीका हुआ ना। तो लेखक बोलते हैं कि बाहरी बातचीत क्या? बाहरी बातचीत 2 तरीका से हो सकता है, या तो तुम किसी के यहाँ जाओ या कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। लेकिन लेखक बोलते हैं, अंत में लेखक बताते हैं इस निबंध में बातचीत का उत्तम तरीका। तो लेखक बोलते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। इस निबंध को जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? स्वयं से बात
करना, स्वयं से बात करना। लेखक बोलते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना। मनुष्य अपने अंदर वह क्षमता पैदा करे, वह शक्ति विकसित करे जिससे वह खुद से बातचीत कर लिया करे, और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। किसके अनुसार? लेखक के अनुसार। तो आपके एग्जाम में 4-5 बार पूछा गया है क्वेश्चन कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो आप लिखिएगा कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका वह है कि मनुष्य अपने अंदर वह क्षमता या वह शक्ति पैदा करे जिससे वह खुद से बातचीत कर लिया करे, और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। ठीक ना? तो इन चीजों को ध्यान देना। तो अब आप अगर क्वेश्चन बनाओगे तो एग्जाम में जितना मैं आपको बताया हूँ पूरा क्वेश्चन ये निबंध आपको अच्छी पूर्वक समझ में आ गई होगी। देखिए अब इसका क्वेश्चन ऐसे बनाइए, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, लोग लुंज पुंज से माने किसी कोने में बैठा दिए गए होते, और वाक शक्ति के कारण जो अपने विचार या को भावनाओं को प्रकट करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण न कह पाते और न सुन पाते। दूसरा, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? तो एडिसन मानता है कि असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है, और बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तीसरा प्रश्न। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो शैली पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आगे देखो, मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? तो चौथा प्रश्न, तो मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है कि मनुष्य अपने अंदर वह क्षमता पैदा करे जिससे वह खुद से बात कर लिया, स्वयं से बातचीत कर ले, और यही बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। चलिए, तो ये निबंध कैसा लगा, बातचीत निबंध, या बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जितना डिटेल्स में मैं आपको इतनी सिंपल टर्म में मैं इस चैप्टर को समझा दिया हूँ कि चैप्टर बिल्कुल आपको बोरिंग नहीं लगेगा, है ना? चलिए ठीक है, धन्यवाद, अपना फीडबैक दीजिए।